हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज है इसका लेक्चर नंबर 5। इससे पहले के जो 4 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन 4 लेक्चर्स में मैंने क्या क्या करवाया है पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। शुरुआत के 2 से 3 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने करी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसके अंडर 2 लॉज आते थे। सबसे पहला वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये 2 लॉज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर आते थे। तो सबसे पहले हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब समझा। इसके अंडर आने वाला ये जो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको बहुत ही डिटेल में एक्टिविटी 3.1 के जरिए बहुत ही अच्छे से समझा। फिर उसके बाद जो इसका दूसरा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसको लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था, दूसरे वाले लॉ को, वो भी पूरी डिटेल में। और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया। और इसी के साथ साथ इस एटॉमिक थ्योरी को देने वाले ये जो डाल्टन थे, जिनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन, उनके बारे में भी, जॉन डाल्टन भी कह सकते हैं, डाल्टन भी कह सकते हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन में इतना अच्छा नहीं हूँ, फोकस करो सिर्फ स्पेलिंग पे। जॉन डाल्टन, JOHN, डाल्टन DALTON, ठीक है। अब तुम्हें जो प्रोनाउंस करना है, जो बोलना है बोल दो। बाकी ये जो जॉन डाल्टन थे जिन्होंने ये एटॉमिक थ्योरी दी थी, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पिछले 4 लेक्चर्स में इतना सब हो चुका है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक व्हाट इज एन एटम, कि एटम क्या है। अब तुम कहोगे सर आपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें बताया तो था कि एटम क्या है, तो आज इसके लिए एक अलग लेक्चर क्यों। मैंने जो तुम्हें इस इंट्रोडक्शन वीडियो में एटम के बारे में बताया था ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर था भाई एटम का। पूरी मूवी तो हम आज देखेंगे। तुम्हारी क्लास 9th के अकॉर्डिंग, तुम्हारी क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एटम एक्चुअल में है क्या, इसको आज हम डीपली समझने वाले हैं, अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। अब ये सब टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में तुम्हें नहीं बताया, सिर्फ ओवरव्यू दिया कि क्या क्या कर चुके हैं। बाकी आज का लेक्चर ये शुरू होगा तब मैं बहुत ही डिटेल में सब कुछ करवाने वाला हूँ एटम के बारे में, थोड़ा सा और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में जाके पढ़ते हैं इसको। तब तक के लिए इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक से, व्हाट इज एन एटम। आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तुमने मेसन बिल्डिंग को तो देखा होगा। मेसन बिल्डिंग मतलब नए ज़माने की जो बिल्डिंग है, जो नए तरह के मटेरियल से बनी होती है। तुमने इन बिल्डिंग्स की वॉल्स को, दीवारों को देखा होगा। बहुत सारी अलग अलग वॉल्स जुड़कर, जैसे कि ये एक वॉल है, फिर ये दूसरी वॉल, तीसरी वॉल, चौथी वॉल जुड़कर एक पूरा रूम बनाती हैं, रूम बनाती है। और फिर ऐसे ही रूम बनते बनते बहुत सारे रूम बन जाते हैं, कलेक्शन बन जाती है कई सारे रूम्स की, कई सारे रूम्स की कलेक्शन बन जाती है, कई सारे रूम्स बन जाते हैं जिनसे मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनती है। अभी तक मैंने क्या बोला, तुमने बिल्डिंग की दीवारों को देखा होगा, कई सारी दीवारें मिलकर एक कमरा बनाती हैं, और ऐसे ही फिर और भी कई सारे कमरे बनते हैं और इन सभी कमरों से मिलकर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बनती है। इतना तुम्हें पता है।
पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ये तो ऊपर ऊपर की चीजें हो गई, बताओ जो बिल्डिंग है वो एक्चुअल में अंदर से किस चीज से बनी है? इस बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? इस बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि किस सामान से बनी हुई है ये? फंडामेंटली सबसे पहले क्या डाला गया है इसको बनाने के लिए? बिल्डिंग के लिए डाली गई थी या फिर यूज की गई थी ब्रिक्स, ईंटें डाली। फिर उसके बाद और जितने भी सपोर्टिव मटेरियल होते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए, सीमेंट हो गया, बजरी, रेता वगैरह, वो सब डाली। तो ये था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आंट हिल क्या होता है? अब सर पहले ये बताओ आंट हिल क्या होता है? सर बिल्डिंग ब्लॉक तो पता चल गया, किसी भी चीज को मतलब कोई भी चीज किस चीज से बनी है, किस मटेरियल से बनी है, वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आंट हिल मतलब सर ये तो समझ आ गया कि आप पूछ रहे हो आंट हिल किस मटेरियल से बनी है। आंट हिल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है ये पूछने का मतलब है कि मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ आंट हिल किस मटेरियल से बनी है। सर समझ आ गया, ठीक है सर। पर आंट हिल क्या है सर? यार देखो, तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना होगा। गूगल पे जाओ और सर्च करो आंट हिल, और फिर गूगल के इमेजेस वाले सेक्शन में जाके तुम आंट हिल की इमेज देखो। तुम इमेज से ही समझ जाओगे क्या होती है। बाकी मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। रेता होती है ना, सैंड, जैसे हिंदी में रेता कह देते हैं सैंड। उस सैंड का ऐसे एक पहाड़ सा होता है, छोटा सा ऐसे पहाड़ सा होता है जिसके अंदर ऐसे छेद होता है। और ये कौन बनाता है? ये बनाते हैं आंट्स, चींटियां, कीड़े मकोड़े वगैरह। वो यहाँ पर छेद कर देते हैं और यहाँ से अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ये होती है आंट हिल। इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इसका मटेरियल क्या है? किस चीज से बनी है? सर आपने खुद ही तो बताया सैंड से बनी है। अरे तो लिख दो ना फिर यार, सैंड से बनी है। रेत के, सैंड के छोटे छोटे कणों से बनी है, स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनी है, ठीक है। उसके बाद अब मैटर किस चीज से बना है? अब मैं तुमसे पूछता हूं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है? मैटर किस चीज से बना है बताओ? मैटर एटम्स से बना है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर्स जो भी हमारे आसपास में हैं। मैटर तो पता है क्या होता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लास 9th का चैप्टर 1 ही मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, जिसमें तुमने मैटर को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है यार। अगर अभी भी तुम्हें मैटर नहीं आता ना, तो मैं तो यही कहूंगा यार जाके चैप्टर 1 पढ़ ले। चैप्टर 2 में भी इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर 1 में भी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फिर भी तुझे मैटर नहीं आता तो बता मुझे कि तेरा मैटर क्या है यार। तू क्यों नहीं पढ़ रहा? तू मैटर क्यों नहीं पढ़ रहा? जाके मुझे अपना मैटर तो बता। तो पढ़ जाके अब, ठीक है। मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम्स है। इतना समझ आ गया मैंने जो समझाया है? मैंने अभी तक इतना ही बताया कि बिल्डिंग कैसे बनती है, बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, आंट हिल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसका ब्रिक है, इसका सैंड है, मैटर का क्या है, वो एटम्स है। इतना समझ आ गया। अब हम एटम्स के साइज को लेकर थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं, इतना नोट कर सकते हो। अब हम एटम्स के साइज के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं कि जो एटम्स हैं वो कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े या कितने छोटे, देखते हैं। जो एटम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तुम कितनी भी छोटी से छोटी चीज़ इमेजिन कर लो, जितनी तुम कर सकते हो, छोटी सी कीड़ी तक भी उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं एटम, बहुत छोटे होते हैं। अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स को, बहुत सारे लाखों एटम्स को आपस में मिला देंगे, तब जाके कहीं एक लेयर बनेगी, एक शीट ऑफ पेपर जैसी। तुमने एक पेपर की कोई एक शीट देखी होगी ना, कितनी पतली होती है। लाखों एटम्स आपस में मिलेंगे ना, तब जाके उतनी लेयर बन पाएगी। सोचो कितने छोटे होते हैं ये एटम्स। अब एटम्स के साइज की बात करते हैं। अभी तक सर हम साइज की तो बात कर रहे थे। अरे हमने अभी तक सिर्फ बताया कि बहुत छोटे होते हैं, पर मैथमेटिकली नंबर्स में अगर मुझे बताना हो कि इनका साइज कितना होता है तो मैं कैसे बताऊंगा? जैसे अगर मैं तुझे कहूं कि यहां पर एक इंसान है और इस इंसान की जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक वो 1.6 मीटर है।
तो ये मैंने मीटर में इसकी हाइट बताई है ना, तो वैसे मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि बता कि ये जो एटॉमिक रेडियस होता है, जो एटम का रेडियस होता है, जो एटम का साइज होता है, वो कितना है। अब तुम कहोगे सर रेडियस क्या होता है, रेडियस का मतलब साइज होता है क्या। अरे नहीं, तुमने मैथमेटिक्स में इतना तो पढ़ा ही होगा ना, नहीं भी पढ़ा तो फिर मैं बता देता हूं कि एक सर्कल जो होता है, वैसे ये साइंस है मैथमेटिक्स नहीं है, पर उसमें तुमने इतना पढ़ा होगा ना कि जैसे अगर एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से अगर मैं उसके एंड तक एक लाइन खींचूं तो हम इस लाइन को कहते हैं रेडियस। इतना तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो फिर सुन लो। सर्कल के सेंटर से अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो इस लाइन को, इस लाइन की इतनी जो लेंथ है, इसे हम कहते हैं रेडियस, इस सर्कल का रेडियस। और अगर मुझे एक बार मतलब समझ लो कि ये एक सर्कल नहीं, ये एक एटम है, मान लो ऐसे ही कि ये एक एटम है, और अगर मैं एटम का इतना रेडियस पता कर लेता हूं तो इसका साइज का मुझे कुछ आइडिया लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो ऐसे ही यहां पे लिखा है, हम इसी तरीके से एटम का रेडियस नापेंगे। और जैसे हमने एक इंसान की इस हाइट को मीटर में नापा, हम एटम के रेडियस को नैनोमीटर में नापते हैं। हर एक चीज को नापने के अलग अलग यूनिट हो सकते हैं, जैसे कि इन चीजों को नापने के लिए सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, मीटर भी एक यूनिट है, किलोमीटर भी एक यूनिट है। इसी तरीके से नैनोमीटर भी एक यूनिट है, एनएम, और उस नैनोमीटर वाले यूनिट में ही हम इसे नापते हैं। तो सर ये नैनोमीटर होती कितनी है, बताता हूं। देखो, तुमने स्केल तो देखा ही होगा, ऐसे एक स्केल मिलता है ना मार्केट में नॉर्मली, जो तुम यूज भी करते होगे, काफी बार किया भी होगा, जिसके स्टार्टिंग में लिखा होता है 0, फिर ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे कई सारे नंबर्स हैं उस पर डले हुए होते हैं। 15 तक, जनरली 15 सेंटीमीटर तक छोटे स्केल में होते हैं, है ना। तो ये जो है 1, 2, 3 नंबर्स, ये सेंटीमीटर्स में होते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं तुमसे कहता हूं कि करते करते ना तुम एक 100 सेंटीमीटर तक का स्केल ले आओ, 100 सेंटीमीटर लंबा स्केल ले आओ, तो वो 100 सेंटीमीटर लंबा स्केल जो है वो पूरा 1 मीटर के बराबर होगा। सर समझ नहीं आया, ये क्या बोल दिया आपने। यार देख, ये एक पूरा 100 सेंटीमीटर का जो स्केल है, या तो तू ये कह दे कि ये पूरा स्केल 100 सेंटीमीटर का है, या तो तू ये कह दे कि ये पूरा स्केल 1 मीटर का है, क्योंकि जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब आया समझ में। अगर तुझसे कोई पूछे कि बता ये स्केल कितना है, इसकी मेजरमेंट, इसको नाप के बता, तो ये स्केल तुम सबसे पहले तो देखोगे नंबर क्या क्या है। तुम्हें इतना तो पता है कि ये स्केल जो है सेंटीमीटर में है। अब तुम देखोगे नंबर कितने हैं, 0 से 100 तक है, तो तुम सीधा या तो ये भी कह सकते हो कि ये स्केल जो है 100 सेंटीमीटर का है, या तुम ये भी कह सकते हो कि ये जो स्केल है वो पूरा का पूरा 1 मीटर का है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के ही बराबर है। अब आया समझ में। तो ऐसे ही जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, वैसे ही 1 मीटर जो है वो 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 10 की पावर 9 का मतलब क्या होता है सर। यार देख, 10 की पावर 9 का मतलब है इस 1 के बाद 9 जीरो, 9 जीरो, 9 जीरो मतलब ऐसे 9 जीरो नहीं, 9 जीरोस। 1 के बाद ऐसे ही करते करते 1 2 3 4 करते करते 9 जीरोस। 1 के बाद 9 जीरोस का मतलब 100 करोड़। तो 1 मीटर जो है वो 100 करोड़ नैनोमीटर के बराबर है। यानी 1 मीटर जो है वो 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर, मैं 1 मिनट तुम्हें देख के बताता हूं, 28, पेज नंबर 28 के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है रिलेटिव साइजेस का, जिसमें कई सारे एटम्स दिए हुए हैं तुम्हें, कई सारे एलिमेंट्स के। तुम्हें पेज नंबर मैं यहां पे लिख भी देता हूं, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 28 पर तुम्हें एक टेबल दिया हुआ है रिलेटिव साइजेस का। ठीक है, इसमें तुम्हें कई सारे एलिमेंट्स के कई सारे एटम्स, कई सारे एलिमेंट्स के एटम्स
के साइजेस या मैं कहूँ तो रेडियस वहाँ पे दिए हुए हैं नैनोमीटर के अंदर, तो तुम अब ये याद करोगे। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि तुम्हें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस में तुम इसे जब यूज़ करोगे तो करते करते तुम्हें आदत हो जाएगी। पर इनडायरेक्टली कहने का मतलब तो यही है ना कि इस चीज़ पर क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस भले ही कम हैं पर पक्का आ सकता है। इसका मतलब याद कर लो यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 या 7 यहाँ पर एटम्स हैं तुम्हारे पास। एक एटम का साइज याद करने में अगर 5 से 6 मिनट भी लगते हैं तो भी आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरा टेबल याद हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इस आधे घंटे के अंदर इस टेबल को याद करना कोई बहुत बड़ी बात है यार। इतना टाइम तो तुम दे ही सकते हो पढ़ाई को, बहुत कम है ये तो ये रिलेटिव साइज का टेबल याद कर लेना। उसके अलावा बुक में जो है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर के अलावा ये भी लिखा हुआ है कि 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। सर यहाँ बुक में तो ये भी लिखा हुआ है, आपने सिर्फ यही करवाया, आपने गलत बताया। अरे नहीं यार, इस 10⁹ को मैं 1 के नीचे भी तो ला सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 के नीचे लेके आ जाऊँगा यानी 1/10⁹ मीटर कर दूंगा तो यहाँ पर तो अब कुछ बचा ही नहीं, और यहाँ जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसकी जगह पे फिर 1 नैनोमीटर आ जाएगा। यानी 1/10⁹ मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर ही होता है। या तो तुम ऐसे कह लो या तो ऐसे भी कह सकते हो कि 1 मीटर जो है वो 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। सेम चीज़ है, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जो समझना था इसके लिए मैं समझा चुका हूँ। एटम्स के साइज़ के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। शॉर्ट में एक बार बता भी देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या बोला। मैंने तुमसे कहा कि बताओ, या मैं बताऊँगा एटम्स का साइज़ कितना होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। फिर मैंने बताया एटम्स का साइज़ होता है बहुत छोटा, जितनी भी छोटी चीज़ तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा, क्योंकि मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर जोड़ा जाए तब जाके कहीं एक लेयर बनती है शीट ऑफ पेपर के जितनी। उसके बाद इसके एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने बात करी, जिसको नैनोमीटर में नापा जाता है, और 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। और तुम्हारी एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 के ऊपर रिलेटिव साइज करके एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स दिए हैं, मतलब एलिमेंट्स के एटम दिए हैं और उनका एटॉमिक रेडियस दिया है नैनोमीटर के अंदर, जो तुम्हें याद करना होगा। ठीक है, अब तुम्हारे उस टेबल के ऊपर ना पता है किस तरीके से लिखे हुए हैं इसके साइज, 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻�9, 10⁻⁻10। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या बात हुई, 10 की पावर में नेगेटिव नंबर कैसे आ गया, सर हम नहीं खेल रहे, सर आप तो गलत कर रहे हो सर। अरे यार, पावर नेगेटिव होने का मतलब पता है क्या होता है, पता भी है क्या होता है। जैसे अगर 10⁻⁻1 है तो इसका मतलब ये है 1/10⁻1। अगर 10⁻⁻9 लिखा है तो इसका मतलब है 1/10⁻9। जैसे कि ये 1/10⁻9 है, इसे तो 10⁻⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर भी लिख सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस में होने का मतलब है कि ये 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 10 की पावर में है वो चीज, जैसा मैंने बताया। कंफ्यूज मत होना इस चीज से। अब एटम के बारे में आखिरी कुछ बातें करनी है, चलो इतना नोट करो। अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के आखिरी पड़ाव पर। अब कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो एटम्स हैं अगर वो इतने ज़्यादा छोटे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, इतने छोटे कीड़ी से भी छोटे हैं, तो हम क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, हम इसी दुनिया में रहते हैं ना, इसी वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो अगर हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड किस चीज़ से बना है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ही एटम्स से बना हुआ है भाई। और जहां हम रह रहे हैं क्या हमें नहीं पता होना चाहिए वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है, तो इसीलिए हमें एटम्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 28 पर एक फिगर बनी है 3.2। अगर तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी बुक है इसी साल की, तो पेज नंबर 28 पर एक फिगर है 3.2। उसके ऊपर सिलिकॉन की जो ऊपर की सरफेस होती है ना, जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं
कि ये एक डस्टर है, तो ये डस्टर की ऊपर की सरफेस हो गई, सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर। तो ये जो ऐसी सिलिकॉन की जो सबसे ऊपर की जो लेयर है उसमें जो एटम्स हैं उसकी मैग्नीफाइड इमेज दी हुई है फिगर 3.2 के अंदर, पेज नंबर 28 के ऊपर जो है। तुम्हारे पास कोई पुरानी बुक है तो शायद उसका पेज नंबर थोड़ा अलग हो, पर नई बुक के हिसाब से यही है। तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा फिगर 3.2 को, जिसमें सिलिकॉन के सरफेस पर जो एटम्स है उसकी मैग्नीफाइड इमेज उसमें दी गई है। तो तुम देख के थोड़ा सा और फील कर पाओगे कि कितने सारे एटम्स जुड़ के वो एक लेयर बनी हुई है, सिर्फ ऊपर वाली, अंदर तो सोचो कितने ही होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये व्हाट इज एन एटम का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं हो जाता हूँ साइड, फिर इस चैनल के बारे में तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक व्हाट इज एन एटम कंप्लीट होता है। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये चारों चैप्टर्स में से अगर कोई भी चैप्टर तुम्हें डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, और साइंस में अगर मैं कहूँ तो हर एक डिटेल लेक्चर के साथ, वन शॉट वीडियो के साथ, अगर तुम्हें करना है, हर एक चीज़ एक एक चीज़ करनी है, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, AVM स्टडी हब के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे इन सभी चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के लेक्चर्स को ऑर्डर वाइज, लाइन वाइज अरेंज किया हुआ है। तुम जाके देख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।